में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। मणिपुर पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। पीएम मोदी पर चुप्पी साधने मणिपुर के सीएम को हटाने की भी मांग की गई। राहुल की जगह गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर से लेकर विदेश नीति तक सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई है, इसलिए मणिपुर में 150 लोगों से ज्यादा की मौत हुई। गोगोई बोले, राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं जिससे समाज में तनाव है। गोगोई ने भाषण की शुरुआत दोपहर 12:10 पर की और दोपहर 12:45 बजे खत्म की। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं। के रखते हैं। श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया? ऐसे क्या एकदम क्या हो रहा है? क्या दरखास्त दी गई है? आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। और इस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा की सीधी तस्वीरें। As in West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra and Delhi. Sir, the government has been weakening institution, Parliament to Election Commission. Modi never comes to attend Parliament. He has not replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him who as Prime Minister does not reply to a single question. He does not believe in parliamentary democracy and maybe स्वागत राय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो सर। प्रधानमंत्री जी का खराब बात आप अविश्वास की दरख्वास्त पर बोलो। मैं तो कोई प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इस प्रकार से बातें मत करो सर। आपको पर्सनल एलिगेशन मत करो। आपको सर, आप बहुत बड़ा डॉक्टर है। बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। सर, आप बीजेपी के हैं लेकिन बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मैं आपको इज्जत करता हूँ। चुप कर बैठो सर। द सेंट्रल एजेंसीज ED and CBI, they are used to target opponents and bring down opposition state government as it happened in Maharashtra. BJP has a big washing machine. No, बैठो। What? BJP has a big washing machine. When Ajit Pawar was in NCP, he was very bad. 70,000 crore irrigation scam. Now BJP's washing machine he has entered. Now he has become a good man. Amit Shah goes and praises him. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ है। विपक्ष ये बात दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी सांसदों का शुक्रिया जिन्होंने ये सेमीफाइनल जीत लिया। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे MP जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। बीजेपी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन पर वीडियो से वार किया
और ट्वीट कर लिखा है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता, लेकिन वीडियो के अंत में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है। बीजेपी ने वीडियो में लिखा है, कृपया ध्यान दें, इस वीडियो का यूपीए या इंडिया से कोई संबंध नहीं है। आप भी देखिए ये वीडियो। गजोधर, होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? मैम वो मेरी नोटबुक ना कुत्ते ने खा ली। ए गजोधर, चुप बेशरम, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? फिर से 0 मार्क्स। स्कूल में ना सब लोग मुझे गधोहर गधोहर कहकर चिढ़ाते हैं। आप प्लीज कुछ करो ना। एक काम करते हैं, तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। नया नाम, नई पहचान। इंदर सिंह प्रेजेंट सर। गजोदर हो या इंदर, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अपनी हरकतें ठीक करो पहले। कृपया ध्यान दे, इस वीडियो का यूपीए या INDIA से कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा में सोमवार को देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया। इस दौरान भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। आप सांसद चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती और ये नियम है। देखिए, जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, तो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं। कल भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है। और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृह मंत्री जी। आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? कांग्रेस के नेता आज नूह हिंसा का जायजा लेने जा रहे हैं। हालांकि उनको एंट्री मिलने के आसार नहीं है। नूह पुलिस ने पलवल रोड पर बैरिकेडिंग कर दी है, यहीं पर उन्हें रोका जा सकता है। इस जगह पर नूह के पुनहाना विधायक मोहम्मद इलियास की गाड़ी को भी रोका गया। कांग्रेस नेताओं में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल रहेंगे। उन्होंने सोमवार को यहां जाने की घोषणा की थी। नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू होने के कारण अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। राजनीतिक दौरा हुआ तो प्रशासन का काम बढ़ जाएगा। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद अपनी यात्रा को करें। नूह हिंसा के बाद अब एसपी वरुण सिंगला के बाद डीएसपी जयप्रकाश को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह अब भिवानी से मुकेश कुमार को भेजा गया है। इससे पहले रविवार को सीपीआई नेताओं को भी नूह और गुरुग्राम के हिंसा वाले क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया।
इसके लिए पुलिस ने धारा 144 और उनकी सिक्योरिटी का हवाला दिया था। देखिए, अभी डी साहब ने आपको बताया कि परमिशन डिनाई कर दी गई है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है जिले के अंदर और पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो हमारे लेवल पे हम सबसे टच में हैं और उनकी जो भी मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजिट्स होने से थोड़ा प्रशासन का एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाएगा और कोई ऐसा बयानबाजी भी हो जाए जो कि हित में नहीं है, उसको जो सिचुएशन नॉर्मल कंप्लीटली नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है तो उसमें भी व्यवधान आ सकता है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप आज ना करें, थोड़ा सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आ जाएं। देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अपने जो प्लान है उसको पोस्टपोन किया जाए और अगर फिर भी कोई ऐसे आने की कोशिश करता है तो प्रशासन उनसे संवाद स्थापित करेगा और उसके बाद में हम लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे वो ना विजिट करें। हाँ जी, हमने सवारी के लिए यहाँ से सुविधा गुड़गांव के लिए, जयपुर के लिए, अलवर के लिए, चंडीगढ़ के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। तो कल भी ट्रायल बेसिस पर शुरू करी थी, तो क्या आज सारा दिन चलेंगी या फिर कुछ? कल भी ट्रायल शुरू करी थी गाड़ियाँ, जैसे कि अब सामान्य से वातावरण होता जा रहा है, इसलिए आज भी चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, राहत मिली है। हम लगभग 8-9 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और काफी दिनों से हम कॉलेज भी नहीं गए हैं, तो आज बस सर्विस स्टार्ट होने से हम आज कॉलेज भी जा पा रहे हैं। तो हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि दोबारा यहाँ पे सब कुछ बहाल हो और स्थिति पहले जैसी हो। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। आज सर्वे का 5वां दिन है। ज्ञानवापी के दरों दीवार जिस तरह के राज उगल रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि कुछ वैसे ही राज ठिकाने से भी निकल रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान कई खंडित मूर्तियां भी मिली। एएसआई की टीम आज फिर सर्वे के जरिए सबूत तलाश रही है। जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं, कोई आदमी अपना फोन नहीं ले जा सकता है। पूरे परिसर का सर्वे चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वेक्षण कर रही है और उस सर्वे में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुचारू रूप से काम चल रहा है। नहीं, हर दिन पूरे परिसर का अलग अलग जगह सर्वेक्षण किया जा रहा है और ये सर्वेक्षण कोर्ट के ऑर्डर में कंप्लायंस में आराम से। हमारे साथ सुभाष चंद्र चतुर्वेदी है जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुभाष जी, क्या कल एक सर्वे के बाद की एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्ष मुस्लिम युवक गुम्बद में चढ़ता दिखाई दे रहा है, राखी के वक्त का जो सब नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या आप लोगों को जानकारी होती है? आप लोगों ने आपत्ति की क्योंकि चर्चा आ रही है कि हिंदू पक्ष ने आपत्ति की है मंदिर? नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें इसकी देखिए कोई जानकारी नहीं है। अब क्या है मामला ये हम समझ नहीं पा रहे। हमारे संज्ञान में आया? हमारे संज्ञान में नहीं है, चूंकि अभी वायरल वीडियो भी हम नहीं देखे हैं, इसलिए इस पे कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो आज किन किन चीजों पे आगे उन्हीं चीजों पे आगे बढ़ना है। सारी चीजें जो है उन्हीं सारे तथ्यों पर जो है जो काम हो रहा है उसी पे आगे बढ़ना है। चतुर्वेदी जिनको कह रहे हैं कि सर्वे जारी है, हालांकि जो वायरल वीडियो है उस पर उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं आई है और उन्होंने इस पर अभी फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ उपेंद्र न्यूज 18 वाराणसी। तेलंगाना में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां खड़ी गाड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना जयशंकर भूपालपल्ली जिले की बताई जा रही है। ये तेलंगाना की तस्वीरें हैं। रोड पे एक्सीडेंट, सड़क पे गाड़ियां खड़ी थी और ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। एक साथ कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बरसात से बाढ़ के हालात बन गए। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में उफान आने की वजह से पानी की दस्तक घाट किनारे तक हो गई। लहरों की रफ्तार में घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके थे। श्रद्धालुओं को नहाने में परेशानी आ रही थी। प्रयागराज में यमुना और गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिला। गंगा नदी तकरीबन 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। यमुना नदी का जलस्तर 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बीच में 2 दिन से काफ़ी बढ़ा है और बघाड़ा में अंदर घुस सकता है, जिससे पब्लिक को दिक्कत हो सकती है। पानी भर जाता है, नाव लग जाती है, निकल नहीं पाते लोग। बहुत ज़्यादा भर रहा है, इसकी वजह से स्टूडेंट जो होते हैं घर भाग जाते हैं सर। जो इधर के रहते हैं ना, जो यहाँ पर जो आगे जो इधर रहते हैं, तो पानी ज़्यादा जाता है तो रूम तक जाता है पानी, इसकी वजह से भाग जाते हैं। पानी पर डे बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है और जो भी नीचे स्तर के आदमी लोग हैं उनके घर आधे डूब रहे हैं और काफी हद तक डूब रहे हैं। अभी रेशियो लग रहा है कि अभी और बढ़ेगा। उत्तराखंड में बरसात से नदियां उफान पर है। पहाड़ों पर बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश से तमसा नदी उफान पर है। भारी बरसात के कारण श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी मंदिर में घुस गया है। पानी मंदिर के अंदर घुसा और तबाही मचाई। अब मंदिर की सीढ़ियों पर पानी बह रहा है। तेज बहाव के कारण मंदिर की सीढ़ियों से लेकर मूर्तियों तक को नुकसान पहुंचा है। नदी ने एकदम विकराल रूप लेना शुरू किया और उस समय मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। और जैसे ही हमने देखा कि नदी का एकदम प्रवाह और बहाव बढ़ रहा है तो हमने जो है सबसे पहले तो भक्तों को मंदिर परिसर से बाहर निकलवाया और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ जो मंदिर के जितने हमारे पुजारी और स्टाफ के लोग हैं इनको फटाफट बाहर निकाल करके भगवान को शयन में हमने भेज दिया। लोगों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो नदी का विकराल रूप है उसके कारण आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो पीछे ये खंडहर बन गया है। जो सुरक्षा दीवार मंदिर की थी वो पूरी टूट गई है। उसके अलावा भी काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए 451 श्रद्धालुओं का 36वां जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ। कुल 451 श्रद्धालुओं में से पहलगाम के लिए 303 श्रद्धालु गए हैं। इसमें 256 पुरुष, 26 महिलाएं, 20 साधु हैं और एक साध्वी है। जबकि बालटाल के लिए गए 148 श्रद्धालुओं के जत्थे में 123 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल थी। और हम अमरनाथ के लिए जा रहे हैं अभी पहलगाम, वहीं से चढ़ाई करेंगे। उस कल या परसों तक बालटाल से उतर जाएंगे वापस और फिर यहीं पे घूम घाम के वापस अपने राजस्थान जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए आया हूँ, अकेले ही हूँ, साथ में कोई नहीं, बालटाल रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पे सेना ने बहुत अच्छी जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ पे आर्मी कैंप में रुके हैं शाम को और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि मैंने जैसे एक अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ये है कि यहाँ से अब जो है गाड़ियों के थ्रू जो है हमें बालटाल जाना है। इसके बाद देखते हैं बाबा की जो कृपा रही तो और आगे सफर। बीकानेर के खाजूवाला से खबर। ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। राजू सर्किल पर जाम लगाया। खाजूवाला छत्तरगढ़ को बीकानेर जिले में रखने की मांग है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, लगातार जो खाजूवाला को जो है बीकानेर जिले में रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। और आज जो ग्रामीणों ने राजीव सर्किल पर जो है सांकेतिक जाम लगाया है और इस जाम के दौरान कई गाड़ियों को भी रोका गया। और उसके बाद जो है प्रतिनिधिमंडल ने सीएम और राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को। लेकिन जिस तरीके का रोष देखा जा रहा है और ये पहली बार है कि आज अनिश्चितकालीन बंद के दौरान जो है मेडिकल की शॉप्स वगैरह को भी बंद रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। लेकिन सभी लोग जो है एक ही मांग दोहरा रहे हैं कि खाजूवाला जी को जो है वो बीकानेर जिले में ही रखा जाए। अनूपगढ़ जिले में नहीं रखने की मांग को लेकर ये सारा बवाल जो है वो मचा हुआ है। जी विक्रम, ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या ज्ञापन के बाद में लोग अपने अपने घरों के लिए तरफ गए या प्रदर्शन जारी है? जी, ज्ञापन देने के बाद जो एक स्थल बनाया गया है जहाँ सारे प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए हैं और वहीं पे सब लोग जो हैं वो बैठे हैं और लगातार ये जो धरना और प्रदर्शन है वो जारी है। और इसके साथ साथ जो खाजूवाला के साथ साथ छत्तरगढ़ में भी आज बाजार को बंद रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि जो खाजूवाला और छत्तरगढ़ को जो है वो बीकानेर से अलग करके अनूपगढ़ में किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खाजूवाला में भी आधे जो क्षेत्र को जो है गूगल तहसील में मर्ज कर दिया गया है और आधे को जो है आधे खाजूवाला क्षेत्र को जो है वो अनूपगढ़ में रखा गया है। तो इसको लेकर भी जो है लोगों में रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो विभाजन किया गया है उससे न केवल खाजूवाला क्षेत्र बल्कि जो छत्तरगढ़ क्षेत्र है उसमें भी काफी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है और इसको लेकर ही जो है लोग सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। विक्रम, अगर समझाइश नहीं होती है, ज्ञापन पर सुनवाई नहीं होती है, इस मसौदे को नहीं माना जाता है और छत्तरगढ़ और अनूपगढ़ जिले में जाता है, खाजूवाला अगर
जाता है, तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, अनिश्चितकाल है, या ये प्रदर्शन आज भर के लिए किया गया है? देखिए, आज से अनिश्चितकालीन जो है बंद का आह्वान हो चुका है और आज संपूर्ण रूप से जो खाजूवाला में सभी तरह की जो संस्थान है उन्हें बंद रखा गया है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो इस तरह से अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे और उसके साथ साथ आने वाले 3 या 4 दिन में फिर वो चक्का जाम की तक भी इस आंदोलन को ले जाएंगे। इसलिए सरकार जो है वो जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर करे और इसी के लिए आज जो ये ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहीं न कहीं जो ग्रामीण है या दूसरे संगठन के लोग हैं उनमें जो काफी रोष देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है आज। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर उदयपुर से, दामाद ने सास की हत्या कर दी। पत्नी को लेने गया था पति को साथ नहीं भेजने पर नाराज था, गुमराह करके सास को राजसमंद पिपलात्री गांव ले गया। पिपलात्री के पास सास की लाश मिली, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कमलेश, क्या अपडेट इस मामले को लेकर और दामाद के बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक दामाद ने जो है कि अपनी सास की हत्या कर दी और जो सास की उनकी जो बेटियां थी उन्होंने अपनी मां की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, क्योंकि जो नाबालिग पत्नी को लेने के लिए दामाद जब ससुराल पहुंचा तो सास ने उसको मना कर दिया साथ भेजने में। ऐसे में जो है कि दामाद ने गुमराह करके सास को अपने साथ ले गया और राजसमंद के पिपलात्री गांव के पास ले गया था और वहां पर उसके बाद जो है कि कल शाम को इसकी लाश मिली है सास की और उस दौरान ही वो दामाद जो है कि फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त की और आज पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया। ऐसे में जो है कि पुलिस जो है कि अब दामाद की तलाश की कर रही है। जी शुक्रिया कमलेश। और जैसलमेर के रामगढ़ के एक रेस्टोरेंट के कुक की मारपीट के दौरान मौत के मामले में वारदात का वीडियो सामने आया। घटना सोमवार रात की है, जहां रेस्टोरेंट में मामूली बात को लेकर कुक और 4 युवकों के बीच झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि मारपीट में कुक की मौत हो गई। रामगढ़ की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मारपीट होने से पहले के वीडियो में मृतक शिवा के हाथ में धारदार फरसा नजर आ रहा है। वहीं सामने खड़े एक युवक के हाथ में चाकू नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। और ये वो कुक है और ये वो लोग हैं जो खाना खाने के लिए वहां पर गए थे, शराब पी और उसके बाद में आप हाथ में देख सकते हैं एक भारी भरकम चाकू, जिसे जो है आमतौर पर इसे मीट काटने के इस्तेमाल में लिया जाता है, इससे उसे धमकाया और डराया जा रहा है। ये वीडियो सामने आया। और ये खबर जयपुर से, सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं बैठक। राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक। SC/ST के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर चर्चा हुई। अब तक हुई घटनाओं में कार्रवाई की समीक्षा। इस मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीएम अशोक गहलोत की बैठक। SC/ST के खिलाफ अत्याचारों पर रोकथाम को लेकर यह बैठक है। अब तक हुई घटनाओं में कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इन तमाम घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की ये बैठक ली जा रही है। तो सीएम अशोक गहलोत की बैठक। विपक्ष लगातार क्राइम की वारदातों को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसी को गंभीरता से लेते हुए बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि विपक्ष तमाम आपराधिक वारदातों को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, और क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं आदिवासियों के बीच में, तो उससे पहले जो
SC और ST से जुड़े हुए मामले हैं, उनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा सरकार के ऊपर। तो एक संदेश देने की कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि SC और ST के खिलाफ जितना भी क्राइम हुआ है उसको सरकार ने ठीक से डील किया है, अपराधी पकड़े गए हैं और इस वर्ग में राजस्थान की सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। जब भी विपक्ष सरकार को घेरता है या SC ST के ऊपर अत्याचारों का मामला उठाता है तो CM अशोक गहलोत आंकड़ों के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में जो क्राइम हो रहा है उसका हवाला देते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि बेवजह राजस्थान की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो आज कल राहुल गांधी के आने से पहले ये बैठक बुला करके वो इस वर्ग को अपने साथ हमेशा बनाए रखने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दलितों का वोट है, आदिवासियों का वोट है, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को मिलता चला आया है। तो उस वोट को बरकरार रखने की कोशिश है और इस वर्ग को एक संदेश भी वो देना चाहते हैं कि मेरे राज में या कांग्रेस पार्टी की सरकार में दलित और आदिवासी सरकार के एजेंडे में है, प्राथमिकता में है और उनकी हर तकलीफ उनकी तकलीफ है। लिहाजा क्राइम से जुड़ी जितनी भी घटनाएं इस वर्ग के साथ में हुई है उनमें जो भी अपराधी थे उनको पकड़ा गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो उस भरोसे को और ज्यादा पुख्ता करने के मकसद से एक बड़ी बैठक है ये, और इस बैठक के जरिए संदेश यही दिया जाएगा कि आदिवासी और दलित वर्ग में अशोक गहलोत के प्रति एक विश्वास है और जो भी क्राइम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई उसमें सरकार ने बहुत फुर्ती से त्वरित कार्रवाइयां भी की है और जहां भी कहीं कमी है तो उस पर सरकार एक्शन लेने में कोई चूक नहीं करेगी। जहां से भी शिकायत आएगी इस वर्ग के साथ में कहीं भी नाइंसाफी की, अत्याचार की या जो भी घटनाएं होंगी जिनको लेकर कोई इश्यू विपक्ष खड़ा कर सकता है या जनता के बीच में गलत संदेश जा सकता है, तो सरकार उन मुद्दों पर को गंभीरता से लेगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो एक कोशिश है अशोक गहलोत की, क्योंकि हमेशा से वो प्राथमिकता में रखते हैं दलितों की, आदिवासियों की जो समस्याएं होती है उनको भी, लेकिन मसला यहाँ पर आदिवासी और दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे प्रदेश भर का फीडबैक वो अधिकारियों के साथ ले रहे हैं, पूरी चर्चा की जा रही है अब तक की जो घटनाएं हुई हैं उसमें किस तरह का एक्शन लिया गया है, कहाँ कमी रह गई है, तो उसको लेकर के जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए जा रहे हैं। बाबूलाल, इस बैठक के बाद में जो अपराध को लेकर और सख्ती, कार्रवाई को लेकर और सख्ती की जाएगी? जी बिल्कुल, संदेश सीधा सीधा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि दलितों पर, आदिवासियों पर अगर अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। और लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, उनकी बात सबसे पहले सुना जाना सरकार का कर्तव्य है। तो गहलोत राजधर्म का पालन करते हुए ये एहसास कराना चाहते हैं इस वर्ग को कि आपकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है और आपकी तकलीफ मेरे तक अगर पहुंचती है तो उसका निवारण करना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, कहीं चूक हुई है तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक भरोसे को बहाल करने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और ये जो वर्ग है इसी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं और इस भरोसे को अशोक गहलोत बनाए रखना चाहिए। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।